नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम कक्षा 10 से विज्ञान में निरंतर अपना क्रम अध्ययन अध्यापन का जारी है, इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर पुनः एक बार याद दिला देता हूँ अध्याय 1, 2 और 3 जिसे हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। इसके नोट्स को आपने लिख लिया होगा, साथ में होमवर्क के जो क्वेश्चन है जिसे आपने होमवर्क की कॉपी में कर लिया होगा। निरंतर अपना काम जारी रखें क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अच्छे से आप इसको तैयारी करें। तो यहाँ पर इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो अध्याय 4 की हम बात करेंगे आज। और अध्याय 4 जो है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इस चैप्टर का नाम है। अब यहाँ पर दो भाग हैं, जैसे स्टार्टिंग में देख रहे हैं, एक तो है प्रतिरक्षा क्या होती है और दूसरा है रक्त समूह क्या है। तो उसको अलग अलग टुकड़ों में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिरक्षा और रक्त समूह दो चीजें हैं। तो पहले हम इसकी प्रतिरक्षा की बात करेंगे। प्रतिरक्षा क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। निरंतर हम प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं, जिसमें पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, या विभिन्न प्रकार की जो क्रिया हैं जिसको हम संपादित करते हैं। और इन क्रियाओं के माध्यम से आपने देखा होगा कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। वो इन विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बावजूद भी हम निरंतर अपने कार्य को सुचारू करते हैं और ये क्रम हमारा जारी रहता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा हम बीमार हो जाते हैं, और बीमार बहुत कम यानी कि हम होते हैं, निरंतर हम रोज बीमार नहीं होते हैं। तो रोज बीमार नहीं होते हैं, इसके क्या कारण है? यानी कि हमारे शरीर में, मैं आपको बता दूं, प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है। पहले ही आपने दूसरे चैप्टर में देखा है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं, जिसमें ये भी एक तंत्र है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र में सीधी सी बात है, एक लाइन में आप समझते हैं, रोगाणु से लड़ना या विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से लड़ने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा है, विभिन्न प्रकार की, जैसे श्वसन की ही बात करूं मैं, भोजन की ही बात करें, इसके माध्यम से बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बार बार बीमार होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बीमार बहुत कम होते, रेयर केस में बीमार होते हैं। तो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों या रोगाणु से लड़ने की क्षमता होती है जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। और जिसका प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे इम्यूनिटी पावर जिसे हम कहते हैं, जिसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है वो कभी बीमार नहीं होता है। और जिनका इम्यूनिटी पावर या प्रतिरक्षा जो कमजोर होती है वो लगातार बीमार रहता है। अभी आपने देखा होगा कोविड-19 का क्रम जारी है, इसमें बार बार आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी चैनलों में पढ़ा होगा कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करें। अब इसके लिए हमें जैसे नींबू शिकंजी है या विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट्स या जो भी जिससे हमें इम्यूनिटी ज़्यादा मिलती है, आंवला है, विटामिन सी जिससे हमको मिलता है, तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करने के लिए हमें कहा गया है। यानी कि हमारे पावर जो है, शरीर के अंदर की जो शक्ति है जिसे हमें मजबूत करना है। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता है जो प्रत्येक जीव में होती है, प्रत्येक सजीव में होती है। अब ये प्रतिरक्षा जो है, इसकी प्रमुख विधियां भी कहें या प्रतिरक्षा के प्रकार भी हम कह सकते हैं, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्रमुख विधियां या प्रकार जिसे आप कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा के कितने प्रकार हैं या प्रतिरक्षा की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो आपके इस बुक में दो भाग यानी कि दो विधियां दे रखी हैं या दो प्रकार जिसे हम कह सकते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। अब स्वाभाविक पहले की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर तो आप देखें स्वाभाविक प्रतिरक्षा का मतलब होता है सहज, सहज का मतलब होता है ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र जो हमें जन्म से मिला है। मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि आनुवंशिकता में जो भी शक्ति या प्रतिरक्षा हमें मिली है उससे हम स्वाभाविक प्रतिरक्षा कह सकते हैं। यानी कि जन्म से ही जो हमें
प्रतिरक्षा तंत्र प्राप्त हुआ है। अब इसमें आगे देखें, इसके कुछ भाग यानी कि प्रमुख प्रकार भी कह सकते हैं या इसके प्रमुख अंदर जो भाग हैं कौन कौन से हैं। तो पहला देखें आप, भौतिक अवरोधक, यानी कि सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में या रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश होने से रोकना। तो ऐसी शक्ति जो हमें स्वाभाविक यानी कि जन्म से जन्मजात मिली हुई है, जिसमें भाग है भौतिक अवरोधक, जिसमें आप देखें त्वचा है, नासिका है या ऐसे कुछ भाग जो इन रोगाणुओं को हमारे शरीर से बाहर रोक देते हैं, यानी कि उनको अंदर प्रवेश करने से रोकने वाले भौतिक अवरोधक। त्वचा की बात करें तो हरफनमोला अंग है हमारे शरीर का है। त्वचा जो है वो हरफनमोला अंग माना गया है। जैसे अभी आप क्रिकेट को देखते हैं, हरफनमोला खिलाड़ी यानी कि सभी कार्यों में सुचारू, चाहे फील्डिंग्स कहें, बॉलिंग कहें, बैटिंग कहें, कुछ भी कहें, हरफनमोला। तो ये त्वचा जो है वो विभिन्न प्रकार के इन रोगाणुओं को रोक देती है, यानी कि त्वचा जो भौतिक अवरोधक, जो सहज प्रतिरक्षा है, जो हमें जन्म से मिलती है। नासिका जिसे बात करें, श्वसन तंत्र में आपने अच्छे से अध्ययन किया, वहां पर मैंने आपको बात समझाई थी। विभिन्न प्रकार की मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं और भी मतलब जो सूक्ष्म जीव है जिनको शरीर के अंदर जाने से रोकना यानी कि भौतिक अवरोधक कहलाता है। तो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से मिलती है। रासायनिक अवरोधक की बात करें तो लाल है, आंसू है, पसीना है, ये कुछ ऐसे भाग हैं, ये भी जो है इन रोगाणुओं को हमारे शरीर से बाहर ही रोकते हैं। जैसे आंख में अगर किसी प्रकार का कोई भाग है जिससे आंसू आने के बाद वो सीधा बाहर निकलता है, पसीना जो आप देखते हैं निरंतर हमारे शरीर से निकलता रहता है, जिससे बहुत सारी चीजें जो है वो अवशिष्ट होती है जो शरीर से हमारे बाहर जा जाती है। कोशिका अवरोधक की बात करें तो कोशिका किसे कहते हैं आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जैसे मोनोसाइट्स, मारक कोशिकाएं, इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, यानी कि रोगाणुओं को मार देती है, जिससे कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल मजबूत बना रहे, स्वाभाविक प्रतिरक्षा जिसे हम कहते हैं, जो जन्म से हमें प्राप्त होती है। अब बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा की। उपार्जित का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी कि जीवन काल में जब हम बीमार हो जाते हैं या ये रोगाणु जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा बीमार होना तय है। तो ऐसी स्थिति में पुनः इम्यूनिटी पावर यानी कि उपार्जित यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को ग्रहण कैसे करेंगे, तो इससे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, जो जीवन काल में हम किसी रोग को समाप्त करने के लिए ग्रहण करते हैं, उपार्जित। अब यहाँ पर देखें इसके दो प्रकार दे रखे हैं, पहला है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यानी कि सक्रिय क्या है और निष्क्रिय क्या है, इसको अच्छे से समझे आप लोग। यहाँ पर मैंने छोटी सी लाइन लिखी है जिसे आप देख लें। इसमें शरीर, अब यहाँ पर एक एक शब्द को आपको पहचानना है। शरीर आप अच्छे से जानते हैं। प्रतिजन, अब यहाँ पर ये प्रतिजन क्या है तो आगे यहाँ पर आ रहा है। प्रतिजन जिसे एंटीजन एक पदार्थ है, आगे बात करेंगे। इसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, यानी कि शरीर के अंदर ही प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, जिसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इस प्रकार प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण जो होता है उसको पोषण प्रदान करने का उदाहरण भी है, जो आपके इसके अंदर और आएगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। निष्क्रिय की बात करें तो इसमें शरीर किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी को प्रविष्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि टीका। विभिन्न रोगों से लड़ने का जो टीका है वो आपकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आएगा। सक्रिय में क्या होगा, शरीर के अंदर स्वयं बनता है, और निष्क्रिय में क्या है, बाहर से हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि टीका इसका एग्जाम्पल है। तो ये दोनों जो है उपार्जित यानी जीवन काल में ग्रहण करना, ये आपके प्रतिरक्षा की विधियां या इसके प्रकार को हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छे से तो समझ लें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझा रखा, जिस प्रकार यहाँ बता रहा हूँ उसी प्रकार के नोट्स में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप पढ़ें और साथ में किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से ध्यान रखें। थ्योरी के जो चैप्टर होते हैं उसमें नोट्स के साथ साथ अगर आपने उस पॉइंट की जो किताब के अंदर पूरा विवरण दे रखा है उसको अगर आपने पढ़ लिया, पर पढ़ने के बाद उसको आपने अपनी कॉपी में नोट किया है, तो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे और निश्चित तौर पर वो बात बिल्कुल ठोस यानी कि याद हो जाएगी आपको। अब यहाँ पर जो शब्द आया है
अब ये तो एक कॉमन बात जो आपको बता रहे कि प्रतिरक्षा क्या होती है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर आप देखें जो शब्द शुरू होते हैं, प्रतिजन अंग्रेजी में एंटीजन कहते हैं, प्रतिरक्षी अंग्रेजी में एंटीबॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर अब आज स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरा नोट्स दे रहा हूँ। प्रतिजन क्या चीज है जिसे आपको यहाँ समझना है, और यहाँ तक का जो कंप्लीट भाग है जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो प्रतिजन वे बाहरी पदार्थ हैं, अच्छे से समझना, वहां पर वो शब्द आ चुका है इसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध। तो वे बाहरी पदार्थ जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद ही लसिका कोशिका, लसिका क्या है वो आपके रक्त में आएगा, लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है, उसे हम प्रतिजन कहते हैं। यानी कि वे बाहरी पदार्थ या रोगाणु जो शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक, यानी कि प्रतिरक्षी क्या होते हैं आपने पढ़ लिया है, प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है, या वे बाहरी पदार्थ या वे पदार्थ जिनका आणविक भार 6000 डाल्टन होता है, इसे हम प्रतिजन कहते हैं। जैसे उदाहरण है प्रोटीन, और यहाँ पर आप देखें प्रतिजन प्लस विशिष्ट प्रतिरक्षी। यहाँ पर देखें प्रतिजन क्या होते हैं बाहरी पदार्थ, प्रतिरक्षी क्या होते हैं शरीर के अंदर। तो प्रतिजन और विशिष्ट प्रतिरक्षी दोनों संयोजित होकर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया को संपादित करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, ऐसे छोटी छोटी बातें जो हैं इसको आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। तो प्रतिजन प्लस विशिष्ट प्रतिरक्षी मिलकर शरीर में प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया को संपादित करते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित कर निरोग बना लेता है। इस प्रकार से आप इसको पूरा थ्योरिकल चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये चैप्टर जो है 3 अंक का है। मैं आपको बता देता हूँ 3 अंक के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। मैं आपको बताया तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर इनके कभी कभी क्या होता है, जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, जैसे इसका भी उदाहरण आएगा, ऐसे उदाहरणों को भी आपको समझना है, या इन शब्दों का क्या अर्थ है वो छोटी सी बात को भी आपको देखना है, तब कहीं जाके आप हिस्टोरिकल वाले पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि 1-1 नंबर के प्रश्न है, बहुत ही छोटे छोटे कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन आ गई अभी, वे बाहरी पदार्थ जिनका आणविक भार 6000 डाल्टन होता है उन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न यानी कि घुमा भी सकता है वो, आप ये नहीं समझेंगे सीधा सा प्रश्न आएगा, यानी कि जो प्रश्न है वो उत्तर बन जाएगा, उत्तर है वो प्रश्न बन जाएगा। यानी कि ऐसे प्रश्न हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे और निश्चित तौर पर आप 3 में से 3 अंक इस चैप्टर से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए जो मैं आपको निश्चित तौर पर जब बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के 1 से 5 चैप्टर पूरे हो जाएंगे या 1 से 4 तक जहाँ तक भी हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी पाठों से अभी तक बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए उनका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप निरंतर अपना काम जारी रखें, लिखने का और देखने का और उसको याद करने का, और अपने कर्म को बढ़ाइए, निरंतर अपने अर्जित कीजिए। धन्यवाद।